तो हेलो आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा द आईएससी वर्स चैनल पर। तो फिज़िक्स के लेक्चर्स काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया। फिर 2 केमिस्ट्री के लेक्चर्स बैक टू बैक आए, लेकिन अब फाइनली फ़िज़िक्स का लेक्चर आ चुका है। और हम लोग, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स में अपडेट किया था कि अब से मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूंगा डेली, और मैंने लेटेस्ट शॉर्ट में ये भी बताया था कि आज का जो लेक्चर है फिज़िक्स का, उसमें हम लोग एक नहीं 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो प्लीज़। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ यही आईएससी का चैनल है जिस पर रेगुलर वीडियोस आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड जा रही हैं, वरना कोई आईएससी बोर्ड्स पर फोकस नहीं करता भाई, सब सीबीएसई के पीछे लगे हुए हैं। ठीक। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा था और आज उसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की आज हम लोग अभी पहले बात करते हैं। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। और आज तुम्हें वीडियो क्वालिटी बेटर लग रही होगी क्योंकि आज मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये बोलता है कि इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। इनके कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सिस्टम, चलो यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर स्टेटमेंट आ जाता है बोर्ड्स में तो तुम सीधे सीधे लिख कर आना, यूनिट टेस्ट में स्टेटमेंट्स आ जाता है तो सीधे लिख कर आना। अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं अगर हम जैसे ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, सिस्टम समझते हो ना, वो वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम वो मतलब रोले वाला सिस्टम नहीं, कार वार वो पैसे वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम यहाँ पर चार्जेस का होता है। जैसे 3 चार्जेस हैं और उनके बीच में बात हो रही है तो हम बोलेंगे भैया 3 चार्जेस का सिस्टम है। 2 चार्जेस की बात हो रही तो बोलेंगे 2 चार्जेस का सिस्टम है। एक चार्ज का सिस्टम का कोई मतलब नहीं बनता। तो जैसे यहाँ पे देखो Q1 Q2 Q3 ये 3 चार्जेस हैं, इसको हम बोलेंगे 3 चार्जेस का सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं n चार्जेस का सिस्टम, है ना, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन डॉट 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 एंड सो ऑन। तो n चार्जेस का अगर सिस्टम है तो हमें पता है भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज को देखते हुए शांत तो बैठेगा नहीं, क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। हम लोगों ने कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि एक चार्ज भाई दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या दूसरा भी पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव है तो क्या दूसरा भी नेगेटिव है, तो रिपल्सिव लगेगी। और दोनों अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्टिव लगती है। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स तो लगाएगा, और ऐसे कई सारे चार्जेस हो गए। और जब ऐसे कई सारे चार्जेस हो गए, जैसे यहाँ पे मैं इस एग्जांपल से ही समझाता हूँ फिर इस पर आता हूँ, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। और आज हम लोग 4K में शूट कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी तुम्हें मस्त लग रही होगी। तो जैसे हमारे पास ये Q1 Q2 Q3 है। अब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 Q2 पर फोर्स, मतलब ये तीनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ऐसा कूलम्स लॉ बताता है हमें। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये बोलता है, मान लो इन 3 चार्जेस में मेरे को निकालना है कि भाई इस पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। ठीक है। जैसे Q1 और Q1 इस पर फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। और मेरे को मालूम निकालना है कि नेट फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। तो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास, जैसे अब मैं अपनी डेफिनेशन को डिकोड करके बोलता हूँ, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है और मुझे इस पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू दीज चार्जेस। तो वो क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक वेक्टर होता है, वेक्टर वीक है तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तुम्हें परेशान करेगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर से बताया था कमेंट करना वेक्टर्स वीक है, तुमने कमेंट नहीं किया। तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा वेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और मैं भी अब एडवांस लेवल ही खेलूंगा तुम्हारे साथ। अभी भी टाइम है, तुम कमेंट कर सकते हो, तो मैं वेक्टर्स पर डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो Q1 चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है और फोर्स होता है वेक्टर, हमने कहा सही बात है। और Q3 चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स और फोर्स होता है वेक्टर, हमने कहा हाँ। तो उन दोनों फोर्स वेक्टर्स का सम कर दो, वेक्टर सम कर दो, तब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एग्जांपल अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, सुबह का समय है। ठीक है। तो पूरी बर्ड्स कम्युनिटी एक्टिव है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। मेरे को सेकंड चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो फोर्स ऑन सेकंड, ये वेक्टर का सिंबल, तकलीफ नहीं हो रही होगी जिनका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है क्लास 11th का। तो फोर्स ऑन सेकंड वेक्टर मतलब कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज इज इक्वल्स टू, इसको रीड करना भाई सीख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी से। जैसे कहीं भी ऐसे लिख के आ जाए F21 और ऊपर ये तीर बना दिया जाए, एरो बना दिया जाए, इसका ये मतलब होता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है। अरे यार मेरी स्पेलिंग को क्या हो गया। ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब कि 2 पर फोर्स 1 की वजह से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 2, अगर तुमको इस पर फोर्स निकालना है तो वो होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, प्लस 2 पर 3 की वजह से लगने वाला फोर्स।
और इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है सर, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम आता होगा, 3 लॉज होते थे, पॉलीगन, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ। उन सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ काम किससे चल जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से चल जाएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। अब उस डेफिनेशन को ध्यान से देख लो, 3 चार्जेस है, वहाँ n चार्जेस है। मैं इसके हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करके बता देता हूँ। इन अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। अब आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो तुम जल्दी से देख सकते हो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हो। ठीक, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा ना, वीडियो लेंदी हो जाएगी भाई, 4 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई। टाइप 1 है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, टाइप 2 है नल पॉइंट प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, टाइप 1 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। इतना भाई डिटेल में आईएससी को कोई नहीं कवर करता। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज़। सारी अपडेट, सारा मटेरियल मैं बता चुका हूँ क्या क्या मिलने वाला है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, POS का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ डिस्क्लेमर दे रखा है, वार्निंग दे रखी है, वेक्टर्स आना चाहिए भाई। वेक्टर्स तुम्हें आना चाहिए अगर तुम्हें इन वाले न्यूमेरिकल्स के साथ खेलना है तो। और वेक्टर्स नहीं आता तो कमेंट करो, कमेंट भी लो। ठीक है, एक चार्ज दूसरे, तुम्हें डाउट आ रहा होगा भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा क्यों रहा है, तो जिनका बैकलॉग हो रखा है वो यही पूछेंगे, एक चार्ज दूसरे पर कौन सी फोर्स लगा रहा है। मैंने लिखा है वही कोलम्बियन फोर्स। अरे भाई कूलम्स तो मैंने डिस्कस किया था, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है KQ1Q2/r²। बस वही है। ठीक है, तो मैं सीधे न्यूमेरिकल्स पर आता हूँ। तो देखो न्यूमेरिकल्स जो है बुक में तुम्हें बुकिश लैंग्वेज में मिलेंगे। मैंने यहाँ पर खुद फ्रेम किया हुआ है ये न्यूमेरिकल्स बुकिश लैंग्वेज में होंगे। दो वी विल कवर न्यूटन, हम लोग न्यूटन ISC फिजिक्स देखो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, हम लोग तो भाई किससे कवर करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे मैंने केमिस्ट्री में नहीं रखे थे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खोलने के लिए, और अलग से भी हम लोग बुक से करेंगे भाई। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरह के आएंगे भाई, देख लो। 3 point charges each of magnitude plus q are kept at the 3 vertices of an equilateral triangle A, B and C. Find net force on charge at vertex C. तो इन्होंने क्या किया है, तो मैंने ट्राइंगल बना के रखा था, बाकी तो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल। तो भाई देखो ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस हैं A, B, C। उन्होंने कहा है कि इस ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस समझते हो ना, जहाँ पर ऐसे 2 लाइंस मीट करती हैं ट्राइंगल की, उसको वर्टाइसेस बोलते हैं। ये एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टाइसेस है और ये एक वर्टाइसेस है, यहाँ पर 2 लाइन मीट कर रही हैं। तो 3 वर्टाइसेस हैं, तीनों पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, एक ही जैसा चार्ज रखा है, एक ही मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, +q। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ज रखा हमने, ऐसा रख दो भाई यहाँ पर तुम +q। ठीक है, यहाँ पर भी रख दो +q, कैसे भी रख सकते हो तुम। ठीक है, तुम यहाँ ऊपर रख सकते हो +q, कैसे भी रख दो, ये मैंने रखा अपने हिसाब से +q। उन्होंने कहा अब ये बताओ कि जो चार्ज वर्टेक्स C पर रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगी, ये उनका क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया हुआ, और ध्यान से देखो ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो हमें बताना है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। अच्छा, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर एक ये फोर्स लगाएगा और इसके ऊपर एक ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब तुम बोलो भाई इसके ऊपर भी तो ये दोनों फोर्स लगाएंगे। अरे तो पूछा कहाँ है चाचा, वर्टेक्स C पे पूछा है ना, C वाले चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, तो एक इसकी वजह से लगेगी, एक इसकी वजह से लगेगी, और इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम करना है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स आ जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो बैकग्राउंड में ट्रेन जाते हुए इग्नोर कर देना प्लीज़, मैं वीडियो भी बंद कर देता हूँ। तो देखो भाई तुम्हें बोर्ड्स में कैसे लिखना है कि मार्क्स ना कटें। फोर्स ऑन C, ठीक है, फोर्स ऑन C या ऐसे लिख दो, फोर्स नेट ऑन C। ठीक है, और फोर्स एक वेक्टर होती है तो ऊपर मैंने वेक्टर लगा लिया, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B। फोर्स ऑन C ड्यू टू A का मतलब C पर फोर्स A की वजह से, CB का मतलब C पर फोर्स B की वजह से, और इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है सर, आपको वेक्टर सम करना है। हमने कहा अच्छा, और आई होप तुम्हें अगर वेक्टर तुमने क्लास 11 में डीपली किया हो या नहीं भी किया हो तो हो सकता है तुम्हें ये पता हो। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है A वेक्टर, तो ये वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर को वेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो जैसे हमारे पास ये वेक्टर A है, तो इसका क्या मतलब होता था, इस वेक्टर A को अगर मैंने 2 लाइन्स के अंदर कर दिया, इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, और इसका मतलब होता है वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन या तेल लेने। ठीक है जी, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ।
कैसे निकाल सकते हो, सी पर फोर्स ए की वजह से कितनी लग रही है, अरे भाई कूलम्स लॉ यूज़ करो अपना। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, कूलम्स लॉ ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही, हाँ कूलम्स लॉ यूज़ करना चाहिए। और अगर इसका डायग्राम तुमको बनाना है एग्जाम में तो बिल्कुल बना देना। देखो क्या करना, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, हमने कहा बिल्कुल, और ये प्लस है, प्लस है तो रिपल्शन वाली फोर्स लगा रहा होगा बिल्कुल। तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के माध्यम से ये इसको अपने से दूर फेंकना चाहता है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, तो हम एरो दूर जाता हुआ बनाएंगे। जैसे ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता तो हम एरो इस डायरेक्शन में बनाते। देखो हम एरो ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है, और ये एरो पूरा यहाँ से आएगा। ठीक है, वो मैंने, मेरा ट्रायंगल थोड़ा सही नहीं बना, वरना होना चाहिए कुछ ऐसा। ये लो, ठीक है, ये देखो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कैसे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कैसे लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स। और ये भी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपने इसका एरो नहीं बताया, अभी बताता हूँ, बहुत लॉजिक के साथ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो सी ए पर कितनी फोर्स लगा रहा है, या सॉरी ए सी पर कितनी फोर्स लगा रहा है, हमने कहा के Q1 Q2 क्यू ए, पहला भाई फॉर्मूला ये होता है एफ इज इक्वल्स टू, कूलम्स लॉ जिन्होंने देखा है मेरे साथ उनको पता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और मैंने तुम्हें कहा था कि Q1 Q2 को विथ साइन मत रखना, ठीक है, भले दोनों प्लस हो तो मेरे को क्या मतलब। तो पहला Q1 क्या है, Q1 है Q, मतलब पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q अपॉन डिस्टेंस। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों डिस्टेंस को हमने ए मान लिया ना, ए यूनिट ए, तुम कुछ भी मान सकते हो, आर यूनिट आर यूनिट आर यूनिट, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वो फोर्स है जो ए पर रखा हुआ चार्ज सी पर रखे हुए चार्ज पर लगा रहा है। ठीक है, अब सी पर बी वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, हमने कहा देखो भाई ये भी वही है यार, सेम सेम के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये दोनों तो सेम ही फोर्स हो गई। तो सुनो, ठीक है, तो सारी बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करते हुए, ठीक है भाई, अब हर सारे लेक्चर में यही बोलते हो भाई, क्या करें यार, मतलब मेरे नेबर्स इतने डिस्टर्बिंग हैं, व्हाट शुड आई डू। तो सुनो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो दोनों सेम हो गया। मतलब अगर ये इसको मैं एफ मान लूँ तो ये भी एफ हो गया। अब भाई आपने एफ क्यों माना, अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत स्मार्ट मूव है, दोनों को एफ मान लिया, वो इस वजह से क्योंकि मेरे को वेक्टर सम करना था। अच्छा सुनो, ये तुम्हें पता होगा कि भाई जो भी हमारे पास वेक्टर होता है, उस वेक्टर में ये जो एरो होता है, एरो ये तो डायरेक्शन बताता है, और एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। और ध्यान से देखो, इस पर लगने वाला जो वेक्टर ए जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है सी के ऊपर, वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फोर्स तो वेक्टर होता है। फिर जो बी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फोर्स तो वेक्टर होता है। यानी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उसके एरो की लेंथ से पता चलता है, और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कि दोनों वेक्टर का ये जो तीर की लंबाई होती है वो सेम है। एरो वो जो हेड है उसको छोड़ दो, ये वाली लेंथ सेम है, ये वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को डायग्राम बनाना हुआ, बी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उस वाले एरो की भी इतनी लंबाई होगी जितनी लंबाई इसकी है, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का क्या मैग्नीट्यूड सेम है भाई। तुम समझ रहे हो, मैं जिस डीप, मुझे तो लग रहा है भाई मैं काफ़ी डीप बता रहा हूँ, तुम समझ रहे हो कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, काफ़ी मैंने टाइम ले लेकर समझा रहा हूँ, पहला न्यूमेरिकली चल रहा है, अभी देखो कितना टाइम हो गया। ठीक है, इन दोनों एरो की लेंथ सेम क्यों है सर, वो इस वजह से सेम है क्योंकि ए जितना फोर्स सी पर लगा रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उतना ही फोर्स बी भी सी पर लगा रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस एरो की लेंथ, इस एरो हेड को भूल जाओ, उस एरो की लेंथ होती है। इस वजह से इसके द्वारा लगाई गई फोर्स की ये जो लेंथ है, ये बस यहाँ तक, इसको भूल जाओ, ये नहीं, ये आगे वाला हिस्सा नहीं, बस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मैंने दोनों की सेम रखी हुई है। ठीक है जी, आई हैव एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो मेरे को क्या करना है भाई, अब भाई ये दो दो वेक्टर हो गए, इन दोनों का आपको वेक्टर सम करना है, तब सी पर लगने वाली नेट फोर्स आ पाएगी। हमने कहा अच्छा वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिल्कुल वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम कैसे करेंगे, तो भाई वेक्टर सम के लिए तुम्हें पता होगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमारे पास होता है, हालांकि दोनों से ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। तो सुनो, मैं थोड़ा सा समराइज़ करके तुम्हें बताता हूँ क्लास 11 के जो तुम्हारे पाप थे। जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, तो भाई इन दोनों का मैं कैसे रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले इनको तुम टेल से टेल जोड़ो, ये इस वेक्टर की टेल इस वेक्टर की टेल है, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों को टेल से टेल जोड़ लिया।
जब दोनों को टेल से टेल जोड़ा तो इनके बीच में कुछ एंगल बनना होगा, थीटा एंगल। हमेशा छोटा वाला एंगल लेते हैं, एंगल तो ये भी बनना है, एंगल तो ये भी बनना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, छोटा वाला एंगल लेना है। और इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों का एक पापा जी, ठीक है, हाँ बच्चों की जरूरत नहीं, पापा जी। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो ये बोलता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे कुल मिला के ए वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जितना एंगल उनके बीच में बनता है। अच्छा, तो अब मेरे पास भाई देखो दो वेक्टर्स हैं, एक है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। हमने कहा लेकिन इस वाले फॉर्मूले के लिए तो मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है दोनों का। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ध्यान से देखो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखो हम लोगों ने ऊपर निकाला था, इसका मैग्नीट्यूड आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या एफ, तो इसका मैग्नीट्यूड है एफ। यार इसका मैग्नीट्यूड भी एफ था, हमने कहा दोनों का मैग्नीट्यूड एफ था, एफ हमने माना, मतलब एफ दोनों का मैग्नीट्यूड था। तो अब हम लोग सीधे सीधे क्या लगा सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स किसके ऊपर आ रही है, सी के ऊपर, हम ये बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन सी या रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला के हिसाब से भाई देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अगर आर को सब्जेक्ट बना लूँ तो अंडर रूट लग जाएगा, इस तरफ स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लग जाएगा पूरे में। तो बस हमने क्या किया सर, अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया, जैसे अंडर रूट लगा, अंडर रूट लगा मतलब, ठीक है, इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, बस इस फॉर्मूला को देखते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई एडवांस काम नहीं कर रहा हूँ, प्लस 2ab, ठीक है, कॉस, इन दोनों के बीच में भाई एंगल कितना था, ये तो हमें समझ में नहीं आया। अरे भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल था ये देखो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सर, सारे एंगल 60 60 60 60 60 60। और तुम्हें ये पता होगा भाई मैथ्स में कि अगर दो लाइनें ऐसी हैं, यहाँ पर अगर एंगल 60 डिग्री बनना है तो यहाँ ये वाला एंगल भी कितना बनता है सर, 60 डिग्री बनता है। हमने कहा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसी तरह से भाई देखो ये दो लाइन्स हैं, अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनना है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कॉज ऑफ थीटा का मतलब होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रख दो, कॉस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ हो गया एफ स्क्वायर, ठीक है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है सर, 1/2 होता है। अभी रुको मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू अभी मैं रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलते जाओ, अभी 2f स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2, और रूट के बाहर कौन जाएगा, f जाएगा, तो f बाहर गया, रूट के अंदर क्या बचा, 2 इंटू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया √3f। और f की वैल्यू भाई देखो यहाँ पे, f तो हमने माना था, एक्चुअल में f की वैल्यू तो ये थी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखो भाई हमारा आंसर काफ़ी मुश्किल और मशक्क़त के बाद अब आ चुका है। मैंने यहाँ पर देखो भाई शॉर्ट में आंसर तो पहले ही लिख लिया था कि आंसर ये आएगा √3 के। अब ये सोल्यूशन आपको करके दिखाना है ना बोर्ड्स में, आंसर लिख के क्या कर लोगे, ये सोल्यूशन आपको लिख कर दिखाना है, ठीक है। मैं सेकंड न्यूमेरिकल पर चलता हूँ। मैंने तो भाई बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आई होप तुम्हें भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है 3 पॉइंट चार्जेस -q + q + q आर kept at the 3 vertices of an equilateral triangle ABC. Find net force on charge -q या find net force on the charge which is at vertex A। इन्होंने क्या कहा कि भैया फिर से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके 3 वर्टाइसेस हैं, वर्टेक्स A B एंड C। ए पर मतलब ये तो मैंने अपने हिसाब से रख लिया, 3 चार्जेस हैं -q + q + q, ठीक है, और इनको मैंने 3 वर्टाइसेस पर रख दिया। तो भाई मैंने अपने हिसाब से रख लिया, अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि ए पर जो है चार्ज वो है -q, बाकी इस पर है +q, इस पर है +q, एक माइनस है 2 प्लस है, ठीक है, एक माइनस है और 2 प्लस है, ठीक है। तो बताओ भाई -q पर कितनी फोर्स लग रही है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, नेट फोर्स बताओ कितनी लग रही है, ये उनका क्वेश्चन है। और आंसर मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, हमारा टारगेट है इस आंसर तक पहुँचना, ठीक है। जाओ भैया वीडियो बनाने दो, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अब सुनना ध्यान से, ये मेरा कैमरा, हाँ। तो +q - q, अब ध्यान से देखो भाई, ये
इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बी वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो अब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अब एरो वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, अब मैं वो यहाँ पर अप्लाई भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये जब इसको खींचेगा तो हम तीर इस तरफ बना सकते हैं ना, एरो इसकी तरफ बना सकते हैं। ये देखो, इसका मतलब कितना भी बड़ा बना सकते हो तुम्हारे हिसाब से, तुम इसके पार निकाल दो, ठीक है, जितना तुम्हारा मानो स्वाद अनुसार, ठीक है, तुम बना सकते हो, ठीक है। तो भाई निकाला जाए, ठीक है, ब्लू पेन मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पर लगने वाली फोर्स बी की वजह से, उसका हम लोग पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्योंकि कूलम्स लॉ से भाई मैग्नीट्यूड निकलता है। वेक्टर वेक्टर तो आपको अपने वेक्टर क्लास 11 से सीखना था। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड क्या है, हमने कहा के, कि भले वो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, हमने कहा था तुम साइन के साथ कभी मत रखना। तो पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड और अपॉन डिस्टेंस, कोलेटरल ट्रायंगल का सारा डिस्टेंस ए होता है, मतलब तुम कुछ भी मान लो, ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सी पर ए पर सी की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, और सी भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। दोबारा से ट्रेन आते हुए और तुम दोबारा से इग्नोर कर दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यार ये तो दोनों फोर्सेस फिर से सेम आ गई, हमने कहा बिल्कुल भाई सेम आ गई, और क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम आ गई तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया तो दोनों के तीर की लेंथ सेम आएगी, स्वाहा। तो ये हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर लिया, इस वजह से मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ। तो इसकी एरो की लेंथ जो थी वही मैंने कहा था, अपने हिसाब से ले लो भाई, तुम्हें जितनी भी एरो की लेंथ लेनी, चाहे इतनी लो या इतनी लो, या तुम यहाँ तक इस एरो को बढ़ाते लिए चले आओ, आई डोंट केयर, लेकिन जो लेंथ तुमने यहाँ ली है वही लेंथ यहाँ पर लेना, ठीक है। हाँ इसलिए बोल रहा था क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होती तो एरो की लेंथ भाई सेम हो जाती है। ओके, अब मेरे को समझ में आया। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं। ये आप एफ लेट करते ही क्यों, एफ लेट इस वजह से करता हूँ ताकि कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी ईजी हो जाए, ठीक है। इन दोनों को ही मैं क्या लेट कर लेता हूँ, एफ लेट कर लेता हूँ, इसको भी मैं लेट कर लेता हूँ एफ, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको लेट किया एफ तो इसको भी लेट करना पड़ेगा एफ। अब मैं रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूँ इन दोनों की वजह से, तो एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं 20 से जा रहा होगा भाई, ठीक है। वही रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स है, उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, वेक्टर लॉस से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर लॉस से, ठीक है। तो फोर्स ऑन या चलो रिजल्टेंट फोर्स, तुम्हें रिजल्टेंट से समझ में आ रहा होगा, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहीं ना कहीं तो 20 से ही जाएगा, ठीक है। अब जिसको भाई वेक्टर पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो कमेंट करे, ठीक है। हाँ कमेंट करे कमेंट। तो ए पर लगने वाली नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं अपने वेक्टर लॉस से कि फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड देखो एफ, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ था, प्लस का 2f इंटू एफ, और कॉज ऑफ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, फिर से वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है। फिर से क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो सारे एंगल फिर से क्या होगा 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या है 60 डिग्री, 60। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f² प्लस 2f² कॉस 60, ये भी भाई बिल्कुल सेम आएगी, तुम इसकी कैलकुलेशन करके देखना, देखो वही बन गया जो पुराने वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ये देखो इसका भी मैंने आंसर वही लिख रखा है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि बिल्कुल सेम आ रहा था। सुनो अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर ले, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये तो काफ़ी अच्छा है, 4 चार्जेस, और इसमें काफ़ी लोगों को तकलीफ होगी जिनका वेक्टर बहुत हिला हुआ है, ठीक है। 4 चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ साइड ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है जी। हमने क्या किया हुआ है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स पर हमने क्या रखे हैं, चार्जेस रखे हुए हैं, एक उनमें से माइनस क्यू चार्ज है, बाकी सब प्लस क्यू है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैंने वो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि बीच में हमारा टाइम ना वेस्ट हो, जैसे भी 2 क्वेश्चन में वेस्ट हुआ। तो सुनो, वो ये बोल रहा है कि मान लो एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये है वेक्टर बी, दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर अलाइंड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम रहा हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा सेम मैग्नीट्यूड, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे मैग्नीट्यूड सेम ना हो, लेकिन दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर अलाइंड हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या करेगा, 45 डिग्री से निकल जाएगा। मतलब जब रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा तो वो जो है दोनों ही वेक्टर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं।
तो भाई इस क्वेश्चन में बहुत गंदी वाली ज्योमेट्री यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मेरे पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, जैसा मैंने अपनी केमिस्ट्री वाले लेक्चर में भी किया था, राउल्स वाले लेक्चर में, ठीक है। तो हाँ, मैं पूरा प्रॉब्लम ट्राई करूँगा कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले ये डायग्राम तुम्हें खुद से बनाना है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 वर्टाइसेस हैं, ए बी सी डी। ए पर मैंने, ये तुम अपने हिसाब से कहीं पर भी चार्ज रख सकते हो। मैंने ए पर प्लस क्यों रखा, बी पर प्लस क्यों रखा, सी पर माइनस क्यों रखा, डी पर प्लस क्यों रखा, तुम कैसे भी रख सकते हो। तुम प्लस 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 माइनस रख सकते हो, कैसे भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सिर्फ चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ए बी साइड की लेंथ है ए, बी सी साइड की लेंथ है ए, सी डी साइड की लेंथ है ए, और ए डी साइड की लेंथ भी है ए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई माइनस क्यू वाले चार्ज के ऊपर इन 3 चार्जेस की वजह से, इससे इससे और इसकी वजह से लगने वाला नेट फोर्स माइनस क्यू चार्ज पर बताना है, ठीक है। इस पर कितनी नेट फोर्स लग रही है ये हमें बताना है। हमने कहा भाई ओके, चलो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर तुमने 2 क्वेश्चन बहुत सीरियसली देखे हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बी पर रखा हुआ चार्ज और डी पर रखा हुआ चार्ज सी पर रखे हुए चार्ज पर सेम फोर्स लगा रहे होंगे। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चल नहीं समझ में आ रहा तो मैं कूलम लॉ से अपने स्टार्ट करता हूँ, अभी तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्री यूज़ होगी, तो मैंने 2 पेन भाई अपने पास रख लिए हैं। क्वेश्चन ना हो गया जंग हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, जगह बचाते हुए हम लोग चलेंगे। फोर्स ऑन सी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सी पर बी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो देख ही लेंगे, हमने कहा के Q1 Q2, मैंने कहा था विद साइन तुम कभी मत रखना, तो हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फोर्स लग रही है। हमने कहा भैया ये तो आपने बताया ही नहीं, एरो तो आपने बनाया ही नहीं। हमने कहा लो भाई एरो ले लो यार, ऐसी क्या बात। तो भाई देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एरो का साइन उधर जाएगा इधर। अब जैसे मान लो एरो मैंने, अब तुम्हें मैं तमीज़ से बता देता हूँ, एरो मान लो हमने बनाई है 2 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। एरो मान लो हमने ये वाली बनाई 2 सेंटीमीटर की, बना के आ गया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि जब मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकाल रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो भी देखना सेम आएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, वो भी आया यही आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्योंकि देखो दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको एफ मान लेता हूँ, इसको भी एफ मान लेता हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। तो इस एरो की जो लेंथ है उतनी ही 2 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पे बनानी है, ये मेरे कहने का मतलब है। एक इट एज सीरियस एज एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और 2 सेंटीमीटर का मैंने एरो बनाया। देखो दोनों एरोस की लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अब तुम्हें पता होगा भाई स्क्वायर के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायगोनल। हमने कहा हाँ डायगोनल सुना है। स्क्वायर में ये वाली मतलब कि इस वाली साइड के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, फिर यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री। और जो डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब होता है इस एंड से इस एंड तक एक लाइन। जैसे ये अगर स्क्वायर है तो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले अगर डायगोनल की बात करें भाई, ठीक है, अभी तुम ये सब भूल जाओ, वेक्टर वेक्टर भूल जाओ, एक स्क्वायर है ये, और स्क्वायर का डायगोनल होता है, इतना मेरे को पता है, और मुझे दुनिया जहाँ की बातें नहीं पता, ठीक है। ये तो भाई डायगोनल होता था, मैं इसको डॉटेड से बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और जब डायगोनल हमारा बनता है तो डायगोनल इतना परफेक्ट बनता है कि जो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री का हाफ कितना होता है 45 डिग्री, तो इधर भी एंगल 45 बन जाता है और इधर भी एंगल 45 बन जाता है, ठीक है। ये एंगल भी बन जाता है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना बन जाता है 45 डिग्री। 45 डिग्री जूम करके देख लो भाई, ये लो, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना बन जाता है 45, ये वाला एंगल बन जाता है 45 जब हम डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। वापस हमने कहा तो ये आप हमें बता क्यों रहे हो? बता इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि भैया दो अगर हमारे पास वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो 45 डिग्री से निकल जाता है, दोनों के साथ 45 बनाते हुए निकल जाता है। हाँ, दोनों के साथ 45 बनाते हुए निकल जाता है। तो पहले अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एफ और एफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस वाले वेक्टर का, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस वाले वेक्टर का, एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू इस वाले वेक्टर का, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं पहले ही, ठीक है। रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो, ये वेक्टर है जो मैंने अपने ब्लैक एरो से बनाया, और ये दोनों वेक्टर्स थे, है ना।
तो उसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालने वाले हैं। तो बस वही है, रिजल्टेंट ऑन सी पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तो वही मैंने कहा नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू रूट एफ का स्क्वायर, क्योंकि दोनों को मैंने एफ मान लिया भाई। ठीक है, अब मैं एफ ना मानता तो इसका स्क्वायर करते, और यहाँ पहले से स्क्वायर है, पावर 4 हो जाती, कुल मिला के भैया काम बहुत ख़राब हो जाता। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब ध्यान से देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, ध्यान से देखिए इस शख्स को, इन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। यहाँ कॉस 90 आएगा और कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो भैया ये पूरा जो मलबा था, ये पूरा जो पोर्शन था, पूरा ज़ीरो हो गया। तो बचा क्या, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर। एफ बाहर चला गया, एफ रूट 2, और एफ की वैल्यू क्या थी भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब ध्यान से सुनो भाई, अब ये तो हमने निकाल लिया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन रिजल्टेंट बनाएंगे कैसे इस डायग्राम में। इस डायग्राम में हम लोग रिजल्टेंट ऐसे बनाएंगे कि देखो भाई ये दो एरोज हैं, दोनों किस पर है, 90 डिग्री पर है। ये देखो दोनों एरोज किस पर है, 90 डिग्री पर है। और अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अब दोनों हमारे पास वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं, तो जो रिजल्टेंट बनता है वो 45 डिग्री से निकल जाता है, 45 डिग्री से। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री, आधा आधा। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से निकलेगा, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से निकलेगा। इस मैं रिजल्टेंट को इतना बड़ा बना देता हूँ भाई, यही रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ निकाला, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, वो दिखता ऐसा है। तो इस पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ छोटा छोटा। देखो भाई मैंने यहाँ लिख दिया कि नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड बी, ए और बी, सॉरी बी एंड डी है ना, अरे मैंने ए हर जगह लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे भी डी आएगा मतलब। ठीक है, यहाँ पे भी डी आएगा, ओहो देखो भाई यहाँ पे भी डी आएगा, तुम थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पे भी डी आएगा। ठीक है, तो ड्यू टू बी एंड डी, चलो डी एंड बी कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन भाई आपने एक चीज़ तो की नहीं, हमने कहा क्या, आपने ए की वजह से तो सी पर फोर्स निकाला ही नहीं। हमने कहा बस यही तो इसका डिफ़िकल्ट पार्ट था। ठीक है, अब ए की वजह से भी तो सी पर फोर्स लग रहा होगा, प्लस है माइनस है, ये भी तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। हमने कहा हाँ ये भी बात सही है। और क्योंकि इन दोनों के बीच में, और वो जो कूलम्स लॉ होता था उसमें हम लोगों ने एक रूल बताया था कि जो फोर्स होता है वो एक लाइन के लॉन्ग एक्ट करता है, और ए और सी के बीच में तो ये डायगोनल वाली ही लाइन है। ठीक है, तो ये ए जो है वो सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसका एरो एक्चुअली में इस वाले एरो के ऊपर ही से ही जाएगा, ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, अब वो छोटा होगा या बड़ा होगा वो तो भाई पता चलेगा हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तुम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कैसे निकालेंगे, के, एक है क्यू, एक है क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए नहीं है। दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो भैया, दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो, अपना स्केल ले लो मैं, हाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो, ये ए है, ये ए है, तो ये वाली साइड कितनी है, देखो ये ट्राइंगल बनना है, तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना। ये वाली साइड है ए रूट 2, ये वाली साइड कितनी है, ए रूट 2 है ये वाली साइड, मतलब ये ए सी साइड, ए सी की लेंथ कितनी है, ए रूट 2। हमने कहा भैया नहीं समझ में आया यार, बायो वाले बच्चों को नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम कहता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। यानी अगर आपका एक ट्राइंगल है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, और ये आपको बताना है। हमने कहा तो ये हाइप, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री के सामने जो भी आता था वो हाइपोटेनस होता था। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो वो हाइपोटेनस क्या है, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, एक ए बाहर जाएगा, ए रूट 2। ठीक है, ए रूट 2। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, बायो वालों को समझ में आया होगा। तो के क्यू क्यू अपॉन ए रूट 2 है और उसका स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, काफ़ी लोग ए स्क्वायर जल्दी से कर देते हैं, गलत फंस जाते हैं वो, के क्यू स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, भाई रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया 2, ये देखो ये आया। ठीक है, ये हमारा आया। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा था, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, लाइट भी खोल लेता हूँ। अब सुनो ध्यान से, ये इस पर जो, अब देखो भाई इन दोनों पर ज़रा ध्यान से देखो, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था और ये जो नेट फोर्स है,
इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो भाई इस आदमी का मैग्नीट्यूड कहाँ है, इस आदमी का मैग्नीट्यूड ये रहा, √2 k² अपॉन a²। और जो ए जो सी पर फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड k²/2a²। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखो दोनों में ये तो कांस्टेंट है, k², ये तो दोनों में है। अब √2 बड़ा होता है कि 1/2, भाई √2 होता है 1.414, 1/2 होता है 0.5, तो डेफिनेटली ये बड़ा है। तो इसका एरो मेरे को बड़ा बनाना है, उसका एरो छोटा बनाना है। इसका एरो बड़ा बनेगा भाई, ये भैया जो थे, जी हाँ ये भैया जो थे यही बड़े रहेंगे, और ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो छोटा बनेगा। ठीक है, वो यहीं तक आएगा भाई, हो सकता है। ये लो, ये जो छोटा वाला तीर है ये मैंने बड़े वाले तीर के लिए लिखा था, ये जो छोटा वाला तीर है ये क्या है, छोटा वाला तीर है अपना फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास वेक्टर्स में होता था, वो ये होता था कि भैया अगर दो वेक्टर सेम दिशा में हैं और दोनों का तुमको रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर तुमको उनका रिजल्टेंट निकालना है तो तुम सीधे उनका मैग्नीट्यूड जोड़ दो। तुमको कोई लॉ वो लगाने ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने की ज़रूरत तब नहीं है जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यार यहाँ पर ये लास्ट दो वेक्टर बचे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हमने कहा हाँ बात तो सही है, तो तुम दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दो बस, बिल्कुल। नेट फोर्स ऑन सी आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन सी आ जाएगा अपना, दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ दो भाई, तो √2 k² अपॉन a² प्लस 1/2 k² अपॉन a²। दोनों में से तुम ये कॉमन ले सकते हो, k² अपॉन a², तो आएगा क्या, √2 + 1/2, √2 + 1/2। अब भाई इसको तुम कितना ही सिंप्लीफाई कर लोगे, k² अपॉन a², √2 को तुम 2 को लिख लो, √2 × √2, √2 + 1/, अब तुम आंसर तुम ये रिपोर्ट करके आओगे तो तुमको बोर्ड्स में फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तुम इसको जितना सिंप्लीफाई करके अपना टाइम वेस्ट करते रहो। ठीक है, √2 × √2 हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा √2 × √2 2 + 1 3, जो भी है। ठीक है, इस तरह तुम अपना आंसर फाइनल रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर फाइनल देखना चाहते हो तो ये है 1 + 2 √2/2 × k² अपॉन a²। हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टाइप की, ये हमारा लास्ट टाइप है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या हम लोग करते हैं कि जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया, तो एक स्क्वायर के चारों तरफ हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 4 वर्टाइसेस हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, तो इन सभी पर हमें क्या करना है, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अरे चार्ज को बांटना है, जैसे यहाँ पर +q है, यहाँ पर +q है, यहाँ पर +q है, यहाँ पर +q। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक +q हो तो सब +q होंगे, एक -q हो तो सब -q होंगे। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको नहीं कहते, मतलब कि चारों वर्टाइसेस पे चार्ज रखा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और +q हम लोगों ने 4 तरह के पॉजिटिव चार्ज रखे या 4 तरह के एक साथ नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वो चारों तरफ सेम चार्ज रखते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज गायब हो जाए, और फिर एक फाइनली चार्ज जिस पे हमें सारी चीज़ें निकालनी होती है उसको हम लोग सेंटर पे रखते हैं। जैसे कि स्क्वायर है, और सर स्क्वायर के 2 डायगनल्स होते हैं, 2 डायगनल्स, स्क्वायर के 2 डायगनल्स होते हैं, एक डायगनल ये और एक डायगनल ये, एक डायगनल BC और एक डायगनल AD। इन दोनों डायगनल्स के बीचों बीच वो एक चार्ज को रखते हैं Q, और उससे पूछते हैं भाई ये बताओ इस Q चार्ज पर इन सभी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो जब भी तुम्हें लगे कि एक स्क्वायर है या एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में भी यही करते हैं, जैसे ट्राइंगल है, ये -q, 3 चार्ज रखे, सेम रखने हैं तीनों, चाहे प्लस चाहे माइनस, और तीनों साइड्स पर रखने हैं या चारों साइड पर रखने हैं, और सेंटर पर एक चार्ज रख के फोर्स पूछे तो उसका आंसर हमेशा होता है 0। नेट फोर्स उस चार्ज पर लगता है 0।